कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग सर। क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कुछ बता सकते हैं? कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन? सर सेल्स और परचेज के क्वेश्चंस कर रहे थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर अभी तो हमने लास्ट डिस्कस किया था, आई थिंक 20 या 21 था शायद। यस सर, एक मिनट चेक करके बता। हाँ, चेक कर लीजिए आप आराम से। सर 20 तक हो गए थे। 20 तक हो गए थे। आगे कुछ ट्राई किया है क्या आप लोगों ने? ट्राई किया होगा तो कहीं प्रॉब्लम आई होगी आपको। सर 21 तक हुए हैं। 21 तक हो गए, ठीक है। यस सर। ओके। और भी ये चैप्टर काफी बड़ा है हमारा, नहीं? जनरल एंट्री बहुत सारी है, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 21 की स्टार्टिंग क्या थी बेटा, एक बार पढ़ के सुनाई तो। सर एसी सैंपल था जो फ्री सैंपल एसी फ्री सैंपल अकाउंट टू डेबिट 18,000 टू परचेज अकाउंट 18,000। 20 था आई थिंक वो। व्हाट द सर 21 है मेरी बुक में तो। अच्छा, आपकी बुक में 21 था, ठीक है। ये सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश आपकी बुक में कौन सा है, 22? सर चेक कर रहा हूँ। करिए। अक्षिता, आप अपनी बुक में भी बेटा चेक कीजिए तो जरा कि हमने 21 किया था वो कौन सा था, 22 कौन सा है। इतना आपका क्या है? सर 21। 21 ना। सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, 9.67 पेज नंबर सर 9.72। 7 थे, अच्छा। Yes. हाँ मनवीर, आपको मिला? यस सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? सर 21 ही है वो, मेरी बुक में 2 बार प्रिंट हुआ है। अच्छा अच्छा। अक्षिता, आपका? सर goods were destroyed by fire वाला। नहीं बेटा, 21 क्वेश्चन नंबर में आप रीड करके बताइए क्या है आपके पास। Sir sold goods to Brijesh of the list price of ठीक है, यही 10,000। 21। तो आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं हम लोग। ठीक है, 21 एक बार आप खुद से बनाएं, बाकी मैं भी साथ साथ में करूंगा, और जहां डाउट होगा आपने मुझसे पूछेगा। 21। सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश, लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कर ले, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5%, 9,500 आ गया बेटा। रिसीव फुल पेमेंट इन कैश, मतलब हमने जी क्या बता बेटा? तो इसमें पैसा हमारे पास आ रहा है
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, $9,500। 21 का फर्स्ट कर लिया हमने। अब आते हैं जी 21 का सेकंड पार्ट। क्लियर है नहीं, ये सही है? कोई डाउट है तो बेटा बता दीजिएगा मुझे। क्लियर है सर। ठीक है जी। सर जो हम ऊपर इसमें माइनस कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, इसको हमने मतलब जैसे वही करके दिखाना है कि साइड पे भी कर सकते हैं? आप साइड में भी कर सकते हैं, बेहतर है अगर वहां करके दिखा देंगे तो टीचर खुश हो जाएगा, उनको लगेगा ऐसा कि आपको अच्छे से आता है। नेक्स्ट है बेटा गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी। चैरिटी के तौर पे हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस होता है बेटा, तो हम लोग लिखते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू चैरिटी अकाउंट डेबिट। गुड्स अगर हम दे रहे हैं तो हमने जो परचेज किया था वो कम हो गया होगा, तो परचेजेस अकाउंट लिखेंगे। गुड्स के अलावा कुछ और दे रहे होते जैसे कैश, तो चैरिटी टू कैश लिख देते। थर्ड पॉइंट पे आ जाएगी। सही है बच्चे? यस सर। उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री, हम लोग पढ़ चुके हैं, सब प्रैक्टिस की बात हो रही है अब हमारे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट इन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेवन % पर एनम है, कोई डेट वगैरह तो गिवन है नहीं इसकी, तो इस वजह से हमने पूरे साल का ही निकाल लिया। सर ये जो हमने 35,000 ऊपर निकाला है, ये इसका 7% है 5 लाख का? 5 लाख का 7% है बेटा ये। उसके बाद आते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो हम लोग एंट्री करते हैं बेटा इसकी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। वेजेस वैल्यू है 3000। अगर वेजेस पेमेंट की एंट्री होती तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता बेटा। वेजेस को पे अगर करते तो वेजेस टू कैश होता, लेकिन आउटस्टैंडिंग है इस वजह से वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस है ये। $5,000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नॉट बैड डेट। सनी हमारा डेटर था, उनके पास 5,000 रुपए बाकी थे, उन्होंने नहीं दिए, तो वो हमारे लिए बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स हमारे लिए नुकसान है बेटा, तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं बैड डेट्स को। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सनी। सिक्स्थ 50,000 कैश सेल्स, कैश में सेल किए हमने गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000। 40,000 रुपए के सामान को हमने 50,000 रुपए में बेच दिया। अब देखिए 40,000 का सामान था या 60,000 का था या 1 लाख रुपए का था या 1 रुपए का था, उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सेल्स की एंट्री होगी बस। तो कैश में आपने सेल किया, आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। $50,000 का। बताइए जी। बहुत ही आसान, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर एंट्रीज आपको याद हैं तो फटाफट होती जाएंगे। स्पर्श, समझ में आया आपको? अक्षिता, चेतना, बेटा आपको समझ में आया? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 21 हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं जी 22 की तरफ। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज करके क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ए पार्ट, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज लिखा हुआ है। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, ठीक है जी। प्राइवेट यूज के लिए प्रोप्राइटर ने बैंक से पैसे निकाल लिए। बैंक से पैसे निकाल लिए हैं प्रोप्राइटर ने प्राइवेट यूज। तो बेटा प्राइवेट यूज को हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। तो हम लिखेंगे जी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पैसे निकालें तो बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो हमारा डिडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे बेटा 10,000। बी पार्ट, बी में लिखा हुआ गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 वर बर्न्ड बाय फायर। गुड्स जो है 50,000 रुपए का था और आग लग गया बेटा। ठीक है मनवीर बेटा, इसकी एंट्री बताएंगे जरा क्या होगा। जो आग लग जाए गुड्स में तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? The loss by fire वेरी गुड debit जी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू to purchase account. परचेजेस अकाउंट। बहुत बढ़िया। और इसकी जो वैल्यू है वो 50,000 है आपकी। सी पे आते हैं अब, सी पॉइंट। परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश 1,50,000, 20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कोई भी आप एसेट्स खरीदते हैं और खरीदने से पहले जितने भी एक्सपेंस करते हैं, इस्तेमाल करने से पहले, सॉरी, उसको यूज करने से पहले पहले जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस को, ठीक है जी, उन सभी एक्सपेंसेस को हम लोग उस एसेट्स में ऐड कर देते हैं जिस एसेट्स को आपने परचेज किया था। जैसे यहाँ पे मशीन परचेज कर रहे हैं तो बेटा हम एंट्री में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी की वैल्यू 1,50,000 है, 20,000 इंस्टॉलेशन है तो 1,70,000 लिखेंगे। समझ में आ गई बात? ये तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है, आपको याद रहेंगी तो आसान हो जाएगा जी। चेतना समझ में आया बेटा? Yes, sir. डी पे आइए बेटा। डी लिखा हुआ चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड 8% ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए नुकसान होता है, उसकी वजह से हम उसको डेबिट कर देंगे बच्चे। ठीक है सर, कर दीजिए। और बेटा क्रेडिट में ना, जैसे बिल्डिंग है तो हम लोग बिल्डिंग लिखेंगे क्रेडिट में। मशीनरी है अगर तो मशीनरी लिखेंगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर लिख देंगे। ये डेप्रिसिएशन है हमारा 5% का। तो बिल्डिंग का 2 लाख का 5% होता है बेटा 10,000 रुपए।
फर्नीचर की वैल्यू बताएं। फर्नीचर की वैल्यू है हमारे पास 5000। 5000 का 5% होता है 250। हाँ जी 250। टोटल वैल्यू हो गई 10,250। नहीं नहीं 5% नहीं, 8% था, मतलब ये 400 है और ये 10,400 हो गया। बताइए सही लिखा है बेटा या कहीं पे मिस्टेक कर दिया मैंने? बोलिए मनवीर, सही लिखा है बेटा? Yes, sir. ई पे आ जाइए। पॉइंट नंबर ई कहता है प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी की एंट्री क्या है, ध्यान से देखिए। लिखेंगे प्रीपेड अकाउंट। प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है जी? प्रीपेड हमारे लिए एसेट्स होता है और ये है प्रीपेड अकाउंट। एसेट्स बढ़ गया हमारा, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, डेबिट टू सैलरी अकाउंट। प्रीपेड सैलरी अकाउंट, डेबिट टू सैलरी अकाउंट 2000। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे साफ साफ बताया उन्होंने, प्रीपेड सैलरी यानी सैलरी को हमने एडवांस में पे किया, लेकिन वो पेमेंट ना बेटा पहले ही हो चुका था। हम इसको कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। ध्यान से देखेंगे, देखो प्रीपेड है, हमने यहाँ पे बैंक या कैश की एंट्री नहीं करी जबकि पेमेंट लिखा हुआ है। ऐसी एंट्री जिसको प्रीपेड, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है या एडवांस एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो उसको आप कहेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्री, प्रीपेड की एंट्री, आउटस्टैंडिंग की एंट्री, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं बेटा। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है जब हमने प्रीपे किया होगा और आज जब सैलरी का टाइम आया तो हमने इससे एडजस्ट कर लिया, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट हो गया। सिंपल सी एंट्री है, लेकिन उसको क्या कहेंगे, कौन सी एंट्री कहते हैं? इसे एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं, जो कि मंथ के एंड में या ईयर के एंड में की जाती है। कपिल हु ओड अस 20,000। कपिल ने हमसे कर्ज ले रखा है 20,000 रुपए का। हमारा पैसा कपिल के ऊपर बाकी है बेटा 20,000 रुपए। बिकम्स इंसॉल्वेंट, और वो दिवालिया हो गया, बर्बाद हो गया। एंड नथिंग इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, और उसके स्टेट से मतलब उसके जितने एसेट से, उसकी संपत्ति जितनी भी थी उससे हमें 1 रुपए भी हासिल नहीं हुआ, मिला ही नहीं है। तो ऐसे पैसे को, जो पैसा हमें नहीं मिले, उसे हम लोग एक नाम देते हैं और उसे कहते हैं बैड डेट्स अकाउंट। और नीचे क्रेडिट में लिख देते हैं हम लोग बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, जिससे नहीं मिला कपिल। वैल्यू कितनी है भाई? 20,000। ये बन के आएगी। बताइए बेटा, ये हमने 22 भी कर लिया। कोई डाउट है आप लोगों में से किसी का भी? कोई डाउट है किसी भी तरीके का, कोई लॉजिकल प्रॉब्लम है तो प्लीज हमसे पूछिए, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बार ये डेप्रिसिएशन वाला बता दो। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है पहले ये बताइए। एक्सपेंस एंट्री बताऊं या कैलकुलेशन बताऊं? सर एंट्री। एंट्री, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस है, लॉस है। यस सर। ठीक है, अच्छा सर लॉस है, वेरी गुड। तो कोई फर्नीचर पे लॉस हो रहा है या बिल्डिंग पे लॉस हो रहा है, तो बिल्डिंग तो हमारे लिए एसेट थी, उसकी तो वैल्यू कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन को हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा नुकसान है, डेबिट होगा। और एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ओके। अब एसेट्स का जो भी नाम होगा वो लिख दिया करेंगे, डेप्रिसिएशन नुकसान है इस वजह से हम उसको डेबिट करेंगे। अब आइए जी क्वेश्चन नंबर 23 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ जी क्वेश्चन नंबर
323 में फर्स्ट है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। जी चेतना, Yes. बेटा ये जो फर्स्ट एंट्री है क्या ये एडवांस है या नहीं है? सर एडवांस ये एडजस्टमेंट एंट्री है या नॉर्मल एंट्री लग रही है आपको? सर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, मैंने आपको अभी भी बताया था प्रीपेड आउटस्टैंडिंग को एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर, जितना भी इंश्योरेंस इस साल में पेमेंट किया है हमने, इस पूरे साल में जितना भी इंश्योरेंस की पेमेंट हुई है उनमें से 15,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है। इसका मतलब ये एंट्री ईयर के एंड में की जा रही है और हमने वहां पे ये देखा कि 15,000 रुपए का हमने एडवांस पेमेंट कर दिया क्योंकि वो इंश्योरेंस इस साल का नहीं है, उसकी सर्विस इस साल नहीं ली जा रही है, उसकी सर्विस नेक्स्ट ईयर ली जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीपेड अभी हम लोगों ने किया था सैलरी के बारे में, वैसे ही हम लोग इसकी भी करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट और अमाउंट डेबिट है 15,000 की। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम राम एंड कंपनी, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन पेमेंट ऑफ बिल विद इन 10 डेज। कह रहे 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब हमने सामान खरीदा है और हमें डिस्काउंट मिलेगा अगर विद इन 10 डेज हमने पेमेंट कर दी तो। ठीक है सर। सर ये बात बताइए अभी क्या करेंगे? बेटा अभी तो सिर्फ खरीदने की एंट्री करेंगे, उसको परचेज करने की करेंगे, पेमेंट से डिस्काउंट से हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके लिए अभी 10 दिन का वेट करना है। ठीक है, 10 दिन या 10 दिन से पहले भी पेमेंट कर देंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त से परचेजेस की एंट्री करेंगे और लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्या नाम है इसका, टू राम एंड कंपनी। कितना अमाउंट है भाई? 50,000, 50,000 रुपए। डिस्काउंट हम लोग को नहीं लिखना है बेटा, अभी हमें डिस्काउंट मिला ही नहीं क्योंकि हमने उसकी पेमेंट करी नहीं है। पेमेंट करेंगे तब डिस्काउंट मिलेगा। चलिए जी, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं जिसमें लिखा हुआ कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट अवेल। मतलब हमने राम को पेमेंट करा और डिस्काउंट हमें मिला भी है क्योंकि विद इन 10 डेज विद इन 10 डेज हमने पेमेंट कर दिया होगा, इस वजह से हमें डिस्काउंट भी मिल गया। कैश पेड टू राम, तो चलिए इसकी एंट्रीज याद दिलाता हूं मैं आपको, आप शायद भूल चुके हों। कैश पेड टू राम, तो एक राम है इसमें, कैश पेड है, पैसा जाएगा तो कैश होगा बेटा, और जहां कैश चलता है वहीं पे डिस्काउंट भी होता है। ये बात याद दिला दूं मैं आपको, जहां कैश होता है वहीं डिस्काउंट होता है। और कैश अगर क्रेडिट है तो उसको हम लोग डिस्काउंट रिसीव कहते थे। ठीक है सर, डिस्काउंट रिसीव। और कैश अगर डेबिट होता सर तो बेटा उसको डिस्काउंट अलाउड कहा करते थे। सर इसमें तो इस क्वेश्चन में आप थर्ड लाइन को देखिए, वहां पे तो कोई पेमेंट का जिक्र ही नहीं है, अमाउंट का बात बताया ही नहीं। बेटा अमाउंट आपको समझना है कि राम का 50,000 का खरीदा था और हमें डिस्काउंट मिल गया है 5%। तो 50,000 में 5% जो होता है वो होता है 2500, जो कि आपका डिस्काउंट रिसीव में जाएगा। और बाकी अमाउंट जो है जैसे 47,500 ये जाएगा इसमें, और टोटल हो गया जी 50,000 रुपए। बताइए बात समझ में आ गई? बोलिए बेटा। 50,000, 47,500 और 2500। बोलिए अक्षिता, समझ में आया बेटा आपको? यस सर।
चलिए ठीक है, अब आते हैं 1 2 3, 3 हो गए हमारे। अब आते हैं बेटा पेड इनकम टैक्स। ये एंट्री मैं आपसे खुद पूछूंगा, आप मुझे बताइए चेतना क्या जर्नल एंट्री होगी पेड इनकम टैक्स की। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। फोर्थ पॉइंट चेतना। चेतना। Sir, income tax account debit to bank account. इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Yes. ठीक है जी, अक्षता ही सही है क्या? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सही है बेटा ये? Yes, sir. ओके, मनवीर आप बताएं। सर बैंक अकाउंट पहले नहीं होगा? क्यों बेटा, पेमेंट कर रहे हैं, पैसा तो जाएगा ना? यस सर। सही है ना? यस सर। ठीक है, बस इसमें एक मिस्टेक है, इनकम टैक्स। मैंने आपको बोला था इनकम टैक्स जो होता है वो पर्सनल टैक्स है, उस प्रोप्राइटर के इनकम पे लगा है, तो इसको हम लोग ड्राइंग कहेंगे बेटा, ड्राइंग्स। क्या कहेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे कहेंगे। ये ध्यान रखेंगे, इनकम टैक्स नहीं लिखाएगा बेटा। सिर्फ टैक्सेस लिखा रहता है तब टैक्स अकाउंट आ जाता है, लेकिन इनकम टैक्स रहेगा अगर तो ये पर्सनल टैक्स है उनका, उसके इनकम के ऊपर लगाया गया है और कंपनी से पेमेंट इसकी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इन्होंने किया, तो ड्राइंग कह देंगे इसको। याद रखिएगा, इससे पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था। फिफ्थ आते हैं, लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख। कॉस्ट इसमें गिवन है बेटा 2 लाख की, और जिसको हमने प्रॉफिट पे सोल्ड किया है। तो जब कॉस्ट रहेगा तो आपको प्रॉफिट उसमें ऐड करना है 10%। प्रॉफिट आपका हो जाता है जी 2000, 20,000, ये हो गया जी 2,20,000। अब आते हैं जी, एंट्री कर देते हैं सेल्स की। क्या एंट्री बनेगी बेटा? कैश में सोल्ड किया आपने तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,20,000, 2,20,000। चलिए जी, आ गए हम 6 पे। अब परचेज आयरन सेफ। आयरन का अलमीरा हमने परचेज किया है, और फाइलिंग के लिए कैबिनेट यानी फर्नीचर कुछ परचेज किए हैं, और कुछ कंप्यूटर भी हैं। तो आयरन सेफ, कैबिनेट, कंप्यूटर, ये तीनों चीजें हमने परचेज की हैं। इसकी जर्नल एंट्री करनी है बेटा। तो अलमीरा भी है इसमें, फर्नीचर भी है, और कंप्यूटर भी है। 3 चीजें हैं, तीनों ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। आप तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलमीरा, फर्नीचर, कंप्यूटर, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, पेमेंट हमने कैश में करी है तो 2 कैश लिख देंगे। वैल्यू है 2,50,000, कंप्यूटर 1 लाख, टोटल 3,50,000। और अगर ये नहीं लिखना तो इसकी जगह वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश।
ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताइए बेटा मनवीर, समझ आया Yes, आपको? yes, sir. ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आप ऐसे भी लिख लें, आप इस तरीके से भी लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही प्रेफर करते हैं, कुछ ऐसे। तो मैं तो मानता हूं कि अगर हमें तो ये वर्ड याद नहीं, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन में नहीं है, याद नहीं रहेगा, तो उससे बेहतर है कि हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने 23 भी कर लिया। आइए जी 24 पे। 24 एक बार बताएंगे क्या लिखा हुआ है आपके पास 24 में? अक्षिता बताना बेटा पढ़ के क्या लिखा हुआ है 24 में? So sold goods costing rupees 1,20,000 to Charu at a profit of 33 33 1/3% ऑन on कॉस्ट लेस cost. 15% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा देखिए, कॉस्ट लिख रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ना प्रॉफिट आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट है तो प्रॉफिट को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 1,20,000, फिर प्रॉफिट है आपका पास जो कि 33 1/3% है। मैंने आपको पहले ही बताया होगा 33 1/3% को 1/3 कहते हैं हम लोग, 1/3 है। तो 120 का 1/3 उठता है बेटा 40,000। प्रॉफिट पे आप सेल करेंगे तो ये वैल्यू हो गई 1,60,000 की। बताइए, ये बात समझ में आनी चाहिए सबसे पहले, 40 कैसे आया? इस 33 1/3% को अगर कैलकुलेट करते हैं तो निकल के क्या आएगा? 1/3 आएगा। जब भी परसेंटेज लगा हुआ है साथ में तो उसको कैलकुलेट करेंगे 33 1/3 को, तो 1/3 आ जाएगा। तो 120 का 1/3 कर दिया बेटा मैंने, टोटल करा 160 हो गया। अब ये जो 160 की चीज है उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करिए। कैश डिस्काउंट होता तो इसके बाद माइनस होता। ठीक है जी, ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे। वो ट्रेड डिस्काउंट हमारा कितना परसेंट है बेटा? 15%। तो ये ट्रेड डिस्काउंट ना 160 का 15% निकलेगा। मैं निकालता हूं, आप भी कैलकुलेट करके मुझे बताएं। मैं एक बार कैलकुलेटर पे निकालूं इसको। 160 का 15%, 2 लाख नहीं 24,000 सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, ये माइनस कर दीजिए आप। 1,36,000 क्या वैल्यू आई? 1,36,000 की वैल्यू आ गई, जिसको आप सेल कर रहे हैं। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट से पहले की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता सेल्स करने के वक्त। तो सेल करते वक्त हम लिखेंगे कैश। अगर कैश में सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वैल्यू है 1,36,000, 1,36,000। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मैं और क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे एक बार बताएंगे तब। जी मनवीर बताइए। Clear है sir. हम्म, चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं बेटा हम लोग। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 80,000 टू अरुण। अरुण को हमने बेचा है अगेंस्ट चेक। अगेंस्ट चेक का मतलब है कि ये भी हमने कैश में ही बेचा है, क्रेडिट में थोड़ी ना सेल किया है। अगर चेक लिख रखा है तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था। बस ख्याल किस बात का रखना है कि कॉस्टिंग है तो उसके अंदर पहले हम लोग ना प्रॉफिट को ऐड करेंगे। सेकंड पॉइंट, कॉस्टिंग या कॉस्ट प्राइस करके लिखे, या कॉस्टिंग लिख लीजिए 80,000 प्लस प्रॉफिट
25%, 20,000 होगा जहां तक मुझे लग रहा है, आप भी करके देख सकते हैं। ये वैल्यू आ गई बेटा 1 लाख रुपीस की। अब इसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट 15% है, ये आ गया बेटा 85,000। अब इसकी हमें जर्नल एंट्री कर देनी है। तो ट्रेड डिस्काउंट से पहले की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें इससे पता है हमने सेल किया है, कैश में किया है, चेक से किया है, तो चेक लिख रखा है अगेंस्ट चेक, तो हम लिखेंगे बैंक, हम लिखेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 85,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना बेटा? 85,000। ये एंट्री बनेगी। चलिए जी, फटाफट मुझे बताइए, ये बात आपको क्लियर हो गई है, समझ में आई है, नहीं आई है? बताइए बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. उसके बाद वाला रीड कर लीजिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो। उसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेटा, वो समझना ही मेन चीज है बस। रीड करा? जी बच्चे, Yes, sir. देखिए, पेड बाय चेक 8400 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीने के लिए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अच्छा मैं करता हूँ 2 मिनट में। आप जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक पॉइंट है बेटा, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। पेड बाय चेक 8400 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग 1 अगस्त 2016। ये हमारा 1 साल है, आप समझ लीजिए इसका। और इन्होंने यहाँ पे अगस्त में जाके एक 8400 की पेमेंट करी है, और ये पेमेंट बेटा पूरे 12 महीने के लिए है, फॉर 12 मंथ्स। मुझे आप सभी के जवाब चाहिए होंगे इसमें। ये पूरा साल है हमारा, ये मार्च में क्लोज हो जाता है साल हमारा, 31 मार्च में, और 1 अप्रैल में हमारा स्टार्ट हो जाता है बेटा ईयर। अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, मार्च में क्लोज हो रहा है। यहाँ से हमने अगस्त में जाके कोई पेमेंट करी है और 1 साल के लिए करी, तो बेटा इसका 1 साल क्या मार्च में क्लोज हो जाएगा या नेक्स्ट ईयर तक चलेगा? बस इतना मुझे बताइए पहले। मनवीर बताइए बेटा, क्या इसका जो है आगे भी चलेगा या यहीं गिर जाएगा, 1 साल यहीं पूरा हो जाएगा? सर आगे भी चलेगा। आगे चलेगा। कौन सी डेट तक चलेगा? अगर 1 अगस्त में पेमेंट करा पूरा 1 साल के लिए, तो बेटा कब तक चलेगा वो? नेक्स्ट सर ईयर में एक ऑफर। अगस्त तक नहीं, जुलाई, यस 31 जुलाई तक ना? जुलाई। हाँ 31 जुलाई तक जाएगा। तो अगर मैं इस साल का हिसाब किताब लिख रहा हूँ, अकाउंटिंग कर रहा हूँ साल के एंड में, तो मैं बोलूंगा ना ये जो 84,000 गया, उसमें से कुछ साल तो हमने यही इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कुछ पैसा ऐसा है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी पेमेंट कर दिया हमने, एडवांस भी हो गया। ये सारा 8400 क्या पूरा का पूरा एडवांस है या इसमें से कुछ अमाउंट एडवांस है? ये बताइए जी मनवीर, ये 8400 पूरा का पूरा एडवांस है या इसमें से कुछ अमाउंट ही एडवांस होगा? सर पूरा एडवांस है। पूरा कैसे होगा बेटा? अगस्त में आप पे कर रहे हैं, तो अगस्त के बाद जो भी महीने इस साल में आएंगे, इस साल का तो सर्विस देना पड़ेगा ना आपको, पेमेंट।
Yes. जो नेक्स्ट ईयर के लिए आपने पेमेंट किया वो एडवांस कहलाता है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए आपने पेमेंट किया। टोटल 12 महीने थे, मार्च तक की पेमेंट तो नॉर्मल पेमेंट है, मार्च की से मतलब इस साल में आप नेक्स्ट ईयर की पेमेंट कर रहे हैं वो एडवांस था। तो जुलाई तक की जो पेमेंट कर दी आपने मार्च के बाद वाला में, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ का जो अमाउंट है बेटा वो एडवांस है। ये 4 मंथ का जो एडवांस पेमेंट है ना वो एडवांस है। ये आपको पता करना है कितना है, तो ध्यान से देखिए, हम मालूम करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 8400 जो पेमेंट किया है वो पूरे 12 मंथ्स के लिए था, 12 से डिवाइड किया और इसमें 4 मंथ की कैलकुलेशन कर ली हमने। तो यह है बेटा 2800 का हमने एडवांस पेमेंट करा है, 2800 का हमने क्या किया है बेटा, एडवांस पेमेंट कर दिया। ठीक है जी, तो इसकी जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ये चीज इसमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था कि एडवांस कितना है, वो एडवांस आपने कैलकुलेट किया है। मुझे एक बात बताइए, ये बात समझ में आ गई है सभी को? चेतना आपको समझ में आई? आवाज नहीं आई बेटा चेतना। Yes, sir. समझ में आई बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस की आपको जर्नल एंट्री कर देनी है यहाँ पे। कैसे? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 2800 टू इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, और ये भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है बेटा। कब कर रहे हैं हम लोग ये एडजस्टमेंट एंट्री को? हम लोग करते हैं ईयर के एंड में, ईयर एंड में की जाती है एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलिए, तो ये आपने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की हम लोगों ने आज प्रैक्टिस करी। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप कुछ क्वेश्चंस को खुद से करें। नेक्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो उम्मीद है कि मैं लेजर स्टार्ट करूंगा। जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस खूब करें, बहुत सारे जर्नल एंट्री हैं और ये सब ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं। जो नहीं पढ़ी होंगी वो उसमें कोई डाउट होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन जो भी है आपके 30-35 जो भी है इसमें, पता नहीं कितना बताया था आप लोगों ने, मुझे याद भी नहीं एग्जैक्ट क्या बताया था। 37. 37, ओके। तो ये 37 तक के जितने भी क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कैश बुक या लेजर, कैश बुक, इसके बाद का चैप्टर एक बार बताएंगे कौन सा है बेटा, कैश बुक है या लेजर है? Sir, tax. कैश बुक है। सर मेरी में तो जीएसटी है। जीएसटी हटा दीजिए, उसके बाद बताइए। Cash book. कैश बुक है ना, कैश बुक हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। जीएसटी थ्योरेटिकल हमारे लिए, तो कैश बुक हम लोग रीड स्टार्ट कर देंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज आप जर्नल एंट्री जितने भी हैं खुद से बनाइए, डाउट जरूर ले लीजिए उसको ऐसे मत छोड़िएगा। तो प्लीज आप उसके डाउट वगैरह लीजिए, आप बनाएंगे तभी पूछ पाएंगे बेटा। ठीक है, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन करके होमवर्क करके नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाय बाय।